हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी आप सभी स्टूडेंट्स का। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा सबसे पहला। इसके लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भाई, मतलब ए टू जेड हर टाइप का क्वेश्चन, चाहे इसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे कोई न्यूमेरिकल्स हो। बहुत बड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इस लेक्चर में मैंने सुंदर सुंदर नोट्स का यूज़ किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये हैंड रिटन फॉर्मेट में है तो इनको पढ़ने का थोड़ा दिल भी ज़्यादा करता है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। एक और बात, अब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक बेस्ट बुक भी चाहिए, है ना। और आपके भारत सर की बुक आ चुकी है भाई, मिशन 95+, और इसमें वो सब कुछ है जो आपको बोर्ड में 95+ दिलवा देगा, है ना। मेरे प्रीमियम नोट्स हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में। इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, है ना, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से बाय कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बताओ भाई, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब चाहे कुछ भी कंडीशन हो, जो बड़ों की बात मानता है उसे राउल्स आइडियल बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विच डजंट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग जीरो रहता है, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग जीरो रहती है। इसमें चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन हीट जीरो नहीं रहती। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है ये, वो है ये क्या भाई? इंट्रैक्शन ऑफ ए बी। ए बी का मतलब यहां पर होता है सोल्यूट एंड सोलवेंट इज सेम एज इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर जो इंट्रैक्शन रहेगी बेटा वो सेम रहेगी। और अगर इधर बात करें, इधर इंट्रैक्शन सेम रहेगी क्या? इधर इंट्रैक्शन का क्या फंडा रहेगा? इज नॉट सेम, नॉट सेम एज इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर्ड इन वार्म वाटर। जो जलीय जीव होते हैं, मछली या इस टाइप के जो भी होते हैं, उनको ठंडे पानी में मजा आता है, गर्म पानी में मजा नहीं आता। क्यों, क्या रीजन है? देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैसेज की सोलिबिलिटी एक लिक्विड के अंदर कम हो जाती है ना। टेम्परेचर बढ़ने से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी वाटर के अंदर। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर, गर्म पानी अगर होगा तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जो जलीय जीव है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उनको मजा नहीं आएगा। ये लिखा गया है। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन वार्म वाटर, है ना। हेंस द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाई इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सिंपल समझना। जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है ना, ये हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा दी, इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे मान लो शुगर सॉल्यूशन है, मीठा पानी है, और इधर सिर्फ पानी है। तो होगा क्या, ये लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। और इस ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो मैं प्रेशर लगाऊंगा ना, इस ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर? ओस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, है ना। जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की साइड नहीं जाने देगा, लो कंसेंट्रेशन के पार्टिकल को हाई की तरफ नहीं जाने देगा, उसको रोकने के लिए मैंने जो प्रेशर लगाया है, दैट प्रेशर इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ओस्मोटिक प्रेशर को ही सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों माना जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इन ओस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टोटल। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर। बाकी सब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, या तो टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ता है या टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जा सकता है। एक दूसरा ये है यहाँ पर कि मोलैरिटी का यूज़ किया जाता है भाई, इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। दैट इज वाई दिस मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मोलिक्यूल। बड़े मोलिक्यूल वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रोटीन्स के लिए या पॉलीमर्स के लिए। अच्छा सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? बेटा ये जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे या बहुत कम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, और रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो रहा था कि लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल हाई की तरफ जा रहे थे,
उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल उल्टा फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ये फ्रेश वाटर विच इज सॉल्वेंट, ये सॉल्टी वाटर विच इज सॉल्यूशन। और अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दूं तो होगा क्या, देखो पहले पार्टिकल इधर से इधर जा रहे थे, अब पार्टिकल इधर से इधर जाएगा। पहले भी पानी फ्लो कर रहा था, अब पानी अब भी फ्लो कर रहा था, पानी अभी भी पानी ही फ्लो करेगा। पहले क्या था कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा था, अब क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू मेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट पानी ही फ्लो करेगा, अब की बार सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका यूज कहां पे किया जाता है भाई, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही सजेस्ट कर रहा है आरओ, है ना, आरओ मतलब प्योरीफायर होते हैं, वाटर प्योरीफायर को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द एग्जांपल ऑफ विद द हेल्प ऑफ हेनरी लो दैट इज बैंड्स एंड अनोक्सिया। 2026 में आया क्वेश्चन है। देखो यार, हेनरी लो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड श्योरली क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे कुछ आ जाए, तो हेनरी लो को ना टिप्स पे कर लेना भाई, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं कि हेनरी लो हमें क्या बोलता है या बैंड्स क्या होते हैं। देखो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ये ना, ये हमारे पास है, मान के चलो सी लेवल, सी लेवल है, सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ना कम ना ज़्यादा। बट जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, और इधर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो बॉडी है उसके अंदर प्रेशर बढ़ने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम है, गैसेस की सोलिबिलिटी कम होती है, ऊपर जाने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब ज़्यादा होने से कम होने से कुछ दो मेडिकल कंडीशन बनती है, एक है बैंड्स और एक है एनोक्सिया। समझने की कोशिश करते हैं। अब स्कूबा डाइवर हैज टू कोप अप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। कि जब हम पानी के नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व्ड गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है ना। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। क्योंकि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिजोल्व गैसेस की सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। जब वो ऊपर की तरफ आएगा, अब हमेशा तो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर आएगा तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ा था, ऊपर जाने पे प्रेशर कम हो रहा होगा, तो जो गैसेज उसने इनहेल कर रखी थी, जो गैसेज की सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अब वो गैसेज बाहर आएंगी, बाहर आएंगी तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो लिखा गया है, This release the dissolved gases and result in formation of bubbles of nitrogen in blood। हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द बबल्स ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। ये जो बबल्स बन रहे हैं, जैसे हमारी क्या है, बॉडी के अंदर शेल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पर ना नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट कर देंगे और इन कैपिलरीज को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही पेनफुल मेडिकल कंडीशन होती है जिससे डेथ भी हो सकती है, और इस मेडिकल कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। लिखा गया है विच इज आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। अब इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है, टू अवॉइड बैंड्स द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। मतलब उनके पास जो स्कूबा डाइवर्स के पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम होती है 11.7%, नाइट्रोजन होती है 56.7% एंड ऑक्सीजन होती है 32.1%। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हीलियम क्यों ली है, हीलियम की सोल्युबिलिटी कम है, सो दैट कि वो जब अंडर वाटर जाएगा प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का इनहेल कम होगा, इनहेल कम होगा तो एक्सहेल भी कम होगा, तो बबल्स नहीं बनेंगे। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, एनोक्सिया। एनोक्सिया नाम से ही सजेस्ट करा है, एनोक्सिया ऑक्सीजन की कमी, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। जैसे जैसे पहाड़ों में जाओगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा देन एट द ग्राउंड लेवल। दिस रिजल्ट इन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कॉज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। अब प्रेशर कम है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है। देखिए जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर रहता है ना तभी हम फ्रेश फील करते हैं, और अगर ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाएगा तो हमेशा थकान सी महसूस होगी, टायर्ड महसूस करेंगे, है ना, और सही से सोच भी नहीं पाएंगे। एंड इस मेडिकल कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज अनोक्सिया। आगे मूव करते हैं, ये 2026 में आया था क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोलर ऑफ KCl to 1 liter of water the boiling point of water increases while the addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decrease the boiling point। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखो बेटा ये नहीं सोच पाते बच्चे ना, थोड़ा दिमाग लगाने की बातें हैं ये, कि जब आपने KCl ऐड किया वाटर के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, और जब मिथाइल अल्कोहल ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया।
सीन क्या है? देखो बेटा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जब मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कराता हूँ, अच्छा तुम लोग बोलोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैं नया वन शॉट भी ला दूंगा, 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, बट वो डिटेल्ड होगा, कंसेप्ट्स होंगे। आप बोलोगे तो ला दूंगा, नहीं बोलोगे तो ठीक है, पुराने वाले वन शॉट हैं, अच्छे हैं, लगभग हर साल वन शॉट आए हैं, आप उनको देख लेना। देखिए क्या लिखा गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ KCl बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। KCl क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, खुद वेपर नहीं बनाता, इवन वाटर को भी अच्छे से वेपर नहीं बनाने देगा, है ना। तो ये क्या करेगा? लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो जब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लेके जाना होता है। अब वेपर बनेंगे नहीं इजीली, मुश्किल से बनेंगे, तो बॉइल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अगले बात पे आ जाओ। ऑन एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एक अल्कोहल है, लिक्विड है, और लिक्विड वेपर बनाते हैं इन वाटर। तो क्या होता है, ये जो मिथाइल अल्कोहल होते हैं वोलेटाइल सोल्यूट है, ये खुद भी वेपर अच्छे से बनाएगा और सॉल्यूशन को भी वेपर अच्छे से बनाने देगा। जब अच्छे से वेपर बने तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, KCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपर नहीं बनाएगा ना बनाने देगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मिथाइल अल्कोहल क्या है? वोलेटाइल है, खुद अच्छे से वेपर बनाएगा और सॉल्यूशन को भी बनाने देगा। अच्छे से वेपर बने तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। हमने एक नोट भी लिखा है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। आगे आ जाओ, what type of deviation from Raoult's law is shown by a mixture of phenol and aniline, give reason। जब आप फिनॉल और एनिलीन को मिक्स करते हो तो वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। देखो बेटा, दो तरह की डेविएशन होती है, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है नेगेटिव डेविएशन। मैंने बच्चों को ऐसे याद रखा है, फिजिक्स वाला नाइस सर, ऑब्वियसली वो नाइस है ही, तो मतलब अगर कभी पॉजिटिव डेविएशन है तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है, और अगर कभी नेगेटिव डेविएशन है तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। याद रखिए, फिजिक्स वाला नाइस सर, पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है, नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि इन पार्टिकल्स को मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो सकती है तो वो नेगेटिव डेविएशन है, और अगर कहीं पर आपको लगता है कि यार नहीं, यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, तो वो डेविएशन कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एज इट हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये फिनॉल होता है भाई, जैसे जैसे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। ये फिनॉल है और ये हमारे पास एनिलीन है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन को सामने दिखाई देता है पीरियोडिक टेबल का डॉन, और पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन है भैया? फोन है ना। इनकी तरफ ये अट्रैक्शन शो करने लग जाता है, इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, और वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं। मैंने बताया ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन में ना सब कुछ नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा वी भी नेगेटिव हो। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सोल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज, राइट द नेम ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कि जो सोल्ट गिरा ऐसे नहीं डाला जाता, मतलब वो तो बोरियां भर भर के डाला जाता है, जब पहाड़ों में बर्फ़ जम जाती है तो वो नमक वहाँ पर किस तरह से हेल्प करता है स्नो को क्लियर करने में। देखो यार, नमक अगेन एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा? फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करता है, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है, लोअर डाउन करता है। यही लिखा गया है, बिकॉज इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर causing the ice to melt and helping in the clearing of roads in hilly areas, है ना। और यहाँ पर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है? इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट हैंडी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर? जो जलीय जीव होते हैं ठंडे पानी में ज्यादा मजा क्यों आता है? कर चुके हैं वैसे हम इसको, चलो दोबारा करते हैं। हेनरी लॉ ने क्या बोला था? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे लिखा जाता है, P इज प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P इज इक्वल टू KH XB, वेयर KH मीन्स क्या होता है भाई? हेनरीज कॉन्स्टेंट, हेनरीज कॉन्स्टेंट। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेज, है ना। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है डिक्रीज हो जाएगी। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज ऑक्सीजन इज लेस इन वार्म वाटर। तो जो गर्म पानी होता है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी घट जाती है। ये पॉइंट कर चुके हैं। दैट्स वाई जो जलीय जीव होते हैं उनको ठंडे पानी में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। जो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा देन वाटर। डिस्कस करते हैं।
राउल्स ने क्या बोला था, पहली बात तो ये है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो किसके को होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। जैसे मुझे पीबी निकालना है तो वो किसके को होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। अगली बात पे आ जाओ, ग्लूकोज। ग्लूकोज डी देखा होगा घर में, है ना, एक पाउडर सा होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को हमेशा लोअर डाउन करते हैं, वेपर प्रेशर को लोअर डाउन करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट किया करते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लाइक ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द सोल्यूट मॉलिक्यूल कवर द portion of surface of the solution which prevent the molecule of water escaping from the surface in the form of vapors, hence the vapor pressure of aqueous solution is reduced। सर खुद ही पढ़ोगे या हमें पढ़ाओगे? देखो ये पानी है ना, अब पानी को गर्म करें तो ये तो वेपर बना सकता है इजीली, बट अगर मैं इसमें ग्लूकोज मिला दूंगा तो ग्लूकोज इसके सरफेस को ब्लॉक कर देगा। यहाँ से तो वेपर बनेंगे बट यहाँ से वेपर नहीं बनेंगे, एज अ रिजल्ट इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा लोअर डाउन हो जाएगा। ये है। अगला आ जाए, डिफाइन एजियोट्रोप्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। एजियोट्रोप्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है एज वेल एज इनकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट होती है इन लिक्विड फेस एज वेल एज इन वेपर फेस। क्या कहना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं आया? जैसे पानी है ना, इसको गर्म करेंगे तो ऊपर वेपर्स मिलेंगे, उनमें सिर्फ पानी होगा। अब इस पानी में मैं नमक मिला दूं तो नीचे क्या है, पानी और नमक है। अगर उसके वेपर बनाऊंगा तो ऊपर नमक नहीं मिलेगा, ऊपर सिर्फ पानी मिलेगा। अब अगर इस पानी में मैं दारू मिला दूं या कोई एसिड मिला दूं लिक्विड फेस वाला, उसको गर्म करें तो जो कंपोजिशन इस लिक्विड फेस में है वही कंपोजिशन इस वेपर फेस में भी होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं, एक तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो, एक इनकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट होगी इन लिक्विड फेस एज वेल एज इन वेपर फेस। क्या लिखा गया है, एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कोई नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको बॉइल करना मुश्किल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वहां पर कौन सा एजियोट्रोप देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, है ना। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, जहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो ऐसा देख लेना, या फिर एसिड जब भी मिला देते हो ना तो एसिड से नेगेटिव डेविएशन होती है, और नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है, याद रखना। तो 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। अगले पे आ जाओ, गिव रीजन कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। एक ओपन पैन में चीज पका रहे हो, एक प्रेशर कुकर में चीज पका रहे हो, तो जल्दी बनेगी प्रेशर कुकर में। देखो यार, चीज को, किसी भी खाने की चीज को बनाना मतलब उसको अपने उसको बॉईल करना है ना। तो बॉईल करने का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो जितना जल्दी हो जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब अगर कंटेनर बंद है तो उसके वेपर बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे एक ही जगह पे, बहुत जल्दी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अचीव हो जाएगा। ओपन पैन में क्या रहेगा, वेपर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, वेपर प्रेशर उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो क्या लिखा गया है, कुकिंग इज फास्टर इन अ प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन बिकॉज द इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द कुकर रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अंदर वाला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, अलोइंग फूड टू कुक एट अ हायर टेम्परेचर एंड दस फास्टर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन वैसे मैंने आगे शिफ्ट कर तो दिया था भैया, शिफ्ट तो किया था, ये शिफ्ट तो किया था भैया, ये पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथेनॉल एसीटोन वाला मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और मेरा क्या फेवरेट है ये नहीं, इथेनॉल एसीटोन वाला नहीं, वो क्लोरोफॉर्म वाला था। क्लोरोफॉर्म वाला कराते थे ना, क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन चलो आ जाएगा अभी। इथेनॉल एसीटोन वाला देख लेते हैं। मैंने उड़ाया किसको फिर। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ध्यान से समझना, C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। यहाँ पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है बेटा आपको, ये आपको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल के बीच में। और जब आप इसमें एसीटोन के मॉलिक्यूल डालोगे ना तो इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को ना ये तोड़ देंगे। जब आप इसमें एसीटोन डालोगे तो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगी, और वीकर हो जाएगी तो डेविएशन पॉजिटिव होगी, और बॉईल करना इजी है तो जल्दी बॉईल हो जाएगा, मिनिमम बोलेंगे जो बोलेंगे उसको। क्या लिखा गया है, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, है ना। जब एसीटोन मिलाओगे तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा।
जिससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में बता देता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, और मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज, वॉल्यूम घट रहा है, डेल्टा वी नेगेटिव है। What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? What change in temperature would you observe after mixing liquid X and Y? देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डेविएशन है, डेल्टा वी नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक मतलब इसमें टेम्परेचर हीट बाहर निकलती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, यही लिखा गया है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, है ना, और फॉर नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 140 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री सेल्सियस। एक ही कंसेप्ट है, बार बार एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट या कह लो वेपर प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, एक का 140 है, एक का 180 है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। उसने हाई पूछा है तो लिक्विड ए का ज़्यादा होगा। दोज लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट एंड हैव हाई वेपर प्रेशर, हैंस लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर। तो ये है सॉल्यूशन चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर आए हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल कोर्स करेंगे कि हर टाइप का ही न्यूमेरिकल होते हैं, तुम्हें दिक्कत नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल ही बनते हैं ना भाई। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, calculate the molarity of 9.8% solution of H2SO4 if the density of the solution is 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो यार, मोलैरिटी कभी भी निकालने हैं तो आपको 2-3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। यहाँ पर WB का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 एंड VML का मतलब होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इसी से एक मिलता जुलता कंसेप्ट होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंगटन से। बिल्कुल सेम है, बस ये WAG का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एक मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा था तो आप सबसे पहले देखोगे 9.8% W/W का मतलब क्या है। क्या मतलब होता है 9.8% W/W का, इसका मतलब होता है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखोगे मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 9.8 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 100। हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखा है 100 और डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई, डेंसिटी दे रखी है 1.02। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हमको दे रखा है 9.8। मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का मोलर मास गिवन है आपको, ये रहा, कितना गिवन है 98 इंटू में 1000 एंड बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 बाय 1.02, 1.02 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ये देख लो यहाँ से, ठीक है। इसका डेसिमल हटा दोगे अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो 98 से 98 कट, 1000 से 1000 कट, ये कितना आ गया 1.02 और यहाँ से आ जाएगा मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। 10% बाय मास का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। What would be the molarity and molality of the solution? मोलैरिटी निकालनी है, डेंसिटी आपको दे रखी है। तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भैया, सोल्यूट का मास 10 है, सोल्यूशन का मास 100 है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा यहाँ से 90। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 180 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे 90 है, ये दे रखा है। इसको सिंपल आउट करोगे 0.62 m, स्मॉल m आएगा, मोलैरिटी यूनिट स्मॉल m होती है।
मोलैरिटी निकाल लोगे, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। अब वॉल्यूम तो हमें दे नहीं रखा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही लोगे जो कि 100 है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2, पुट कर दो भाई। वॉशिंग इज मास जो कि है 10, मोलर मास कितना दे रखा है आपको 180 इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 बाई 1.2। इसको सिंपल आउट करोगे तो 0.67 कैपिटल एम आएगा। एक जरूरी बात याद रखिए, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर कभी टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हेनरी लॉ से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो हेनरी लॉ को अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज प्रोपोर्शनल टू XB। इसको सिंपल आउट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेरी गुड, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा KH XB, ठीक है। और यहाँ से जो XB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या फिर XB कई जगह पर सोल्युबिलिटी टर्म भी यूज कर लेते हैं। P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, KH का मतलब क्या होता है, KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है बेटा जी, हेनरीज कांस्टेंट, है ना। और इस KH की वैल्यू याद रखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सोल्युबिलिटी, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, इधर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा बताओ। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH का मतलब होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो P इक्वल टू KH XB। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर मरकरी। ये पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ये KH दे रखा है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। P इक्वल टू क्या होता है KH XB, XB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाय KH। पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 760, एंड KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसको सिंपल आउट करेंगे 6.08 इंटू 10 की पावर -4, एंड मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ आर्गन गैस, है ना। सोल्युबिलिटी निकालनी है, सोल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन ही निकालनी है। गिवन है आपको KH, तो P इज इक्वल टू KH XB, है ना। हमें XB निकालनी है, सोल्युबिलिटी मतलब XB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा P बाई KH। P पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 6, एंड KH की वैल्यू 40 किलो बार। अब ये बात देखो, प्रेशर की और KH की वैल्यू की जो यूनिट होती है ना वो सेम होती है। अगर इसकी यूनिट बार है तो इसकी यूनिट भी बार रखेंगे, तो 1 किलो हटाओगे तो 10 की पावर 3 हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -4। अगला है नेक्स्ट, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर मरकरी। KH आपको दे रखा है फॉर CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। सोल्युबिलिटी निकालनी है तो अगेन हमें XB निकालना है, P इक्वल टू KH XB। XB निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा P बाई KH। P पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 760, KH कितना दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर 6। इसको सिंपल आउट करोगे तो आ जाएगा 6.08 इंटू 10 की पावर -4। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है, ये अच्छा टॉपिक है। The vapor pressure of pure liquid X and pure liquid Y at 25 degrees Celsius are 120 millimeter mercury and 160 millimeter mercury respectively. If equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution. अब आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी एंड सोल्यूट पे भी। और PA को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा P नॉट A इंटू XA। और अगर मैं PB को लिखना चाहूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा P नॉट B इंटू XB। अब P नॉट A तो आपको पता है ना, एक को X एक दे रखा आपको 120 एक का वेपर प्रेशर, और दूसरे कितना दे रखे हैं 160। आपको मोल फ्रैक्शन नहीं पता, मोल फ्रैक्शन इनकी 1/2 होगी। हाँ सर, ये क्या रट्टे मरवा रहे हो आप न्यूमेरिकल में? बताता हूँ, एक सिंपल बात समझो, दोनों के मोल्स इक्वल है ना। एक के जितने मोल्स हैं, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है 1, 1 क्यों मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो यार, इक्वल है तो बराबर है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो फॉर्मूला क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी दोनों का सम। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो कि 1 है बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको 100 भी मान लेता तो ऊपर की तरफ 100 अपन में 200 तो 1/2 ही आता। अब 120 को 1/2 से करेंगे तो आएगा 60, और 160 को 1/2 करेंगे तो आएगा 80। 60 प्लस 180 कितना आ जाएगा यहाँ से 140 मिलीमीटर मरकरी। आइडियल सॉल्यूशन का एक न्यूमेरिकल ही आया हुआ है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस चैप्टर की जान बसती है, वो बसती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, है ना। तो देखो भाई सीन क्या है, क्या रहेगा सीन। तो कई सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है के बी इंटू एम, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के बी इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भैया, वॉशिंगटन से आएगी, है ना। तो ये डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला तो ये है, एम मतलब मोलैलिटी, और आपको हर एक चीज का मतलब पता होगा, के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नोट बी। इन दोनों का क्या मतलब है सर, इस टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इस टी नोट बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन 2026 में ही आया हुआ है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ डाइथाइल ईथर बॉइल्स एट 36.86 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज प्योर डाइथाइल ईथर बॉइल्स एट 35.60 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड केबी फॉर डाइथाइल ईथर। आपको दे रखा है 2.02 केल्विन केजी पर मोल। कैसे किया जाए बताओ भाई, कैसे किया जाए, बोलो ना। तो सबसे पहले जब भी कभी न्यूमेरिकल करना है तो आप हमेशा गिवन लिखोगे। गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है भाई, मास ऑफ सोल्यूट 8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम में डिसॉल्व कराया है, केबी कितना दे रखा है 2.02 दे रखा है, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 36.86 डिग्री सेल्सियस, एंड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है हमें 35.60 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आप यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लोगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला भी लिखवाया था, टीबी माइनस टी नोट बी। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 36.86 डिग्री सेल्सियस एंड टी नोट बी 35.60 डिग्री सेल्सियस। इसको सिंपल आउट करेंगे 1.206 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और जो डिफरेंस होता है ना, चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, बराबर होता है। तो ये आ गया 1.26 केल्विन। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, यही होता है दूसरा फॉर्मूला। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से। हमें एमबी को सोल्व करना है तो एमबी को एक तरफ ले जाओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और ये डेल्टा टीबी अपॉन में चला जाएगा। इसके बाद वैल्यू पुट करनी है बेटा, केबी की वैल्यू कितनी है 2.02, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 8 इंटू में 1000, डेल्टा टीबी कितना है ये निकाला है 1.26, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये रहा 100। इसको सिंपल आउट करोगे तो मोलर मास आ जाएगा 128.25 ग्राम पर मोल। भैया मैथ से ही तो आप लोगों ने खुद ही करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज, यानी कि अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। के भी आपको दे रखा है इतना। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल्स करने जाए हमेशा क्या करोगे बेटा जी, आप लोग सबसे पहले लिखोगे गिवन क्या क्या है। क्या क्या गिवन है भाई, आपको दे रखा है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कॉमन सेंस रखना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, या फिर याद रखो जो ज्यादा है वो सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। टीबी कितना दे रखा है 100, और टी नोट भी कितना दे रखा है 99.68 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी निकाल लोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, टीबी माइनस टी नोट बी। तो 100 माइनस 99.68 डिग्री सेल्सियस इज 0.32 डिग्री सेल्सियस, या फिर कैल्विन में लिख सकते हो। एक ही बात होती है, डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे कैल्विन में हो बेटा वो बराबर होता है। अब आ जाओ, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है नहीं दे रखा वो हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, इसने बोला है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम। मोलर मास ऑफ सुक्रोज, चीनी का मोलर मास कितना होता है पता भी होना चाहिए, 342 ग्राम पर मोल होता है। के भी आपको दे रखा है जी 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू एम, केबी एम मोलैलिटी, मोलैलिटी को सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। अब डब्ल्यू बी, अब हमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है ना, तो डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लो, बाकी सब चीजें एक तरफ ले जाओ। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी एमबी भी मल्टीप्लाई में, डब्ल्यू ए जी भी मल्टीप्लाई में, और ये चीजें अपॉन में आ जाएंगी केबी बाय 1000। तो इन सारों को, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी रखी है 0.32, एमबी मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है बेटा 342, मास ऑफ सॉल्वेंट 500, केबी कितना दे रखा है, केबी ये रहा 0.52 इंटू में 1000। सिंपल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 105.23 ग्राम। और इस तरह से इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 303 Kelvin is 32.8 मिलीमीटर मर्करी, what would be the vapor pressure of solution। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ही किया जाएगा बताओ। तो यहां पर हमारे पास अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। इस एक्स बी को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये हो जाएगा
WA/MA, बाई का MA ऊपर चला जाएगा, है ना। आई थिंक आपको हर एक बात का मतलब पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब इसको कंपेयर कर देते हैं तो ये बन जाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आपको दे रखा है 2 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 180 ग्राम, है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्योंकि यहाँ पर वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर मींस H2O, तो ये 2 एंड ये 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। और आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है 32.8 मिलीमीटर मरकरी, पी नोट दे रखा है। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दोगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। क्या होता है फॉर्मूला, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इक्वल टू XB। XB को जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा WB बाई MB MA WA। पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है 32.8, PS मुझे नहीं पता, ये 32.8 है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, ये दे रखा है आपको 180, एंड मास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 18, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 32.141 मिलीमीटर मरकरी। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, अगेन ये भी 2024 में आया है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम, ये तो बिल्कुल डिट्टो कॉपी ही लग रहा है, तो ये आप लोग पिछले वाला ही है ये, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये कौन सा टॉपिक है भाई, ये है ओपी। ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T, CRT होता है। C का मतलब यहाँ पर मोलर कंसेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला इंटू में R इंटू में T, और हो जाएगा पाई, है ना। तो यही है, और R इज गैस कांस्टेंट होता है, बाकी सब चीज़ आपको पता है। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है ना, पाई A इक्वल हो जाता है पाई B के, और इनको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा जिसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहला फॉर अ 5% सॉल्यूशन। 5% का मतलब क्या है, अच्छा अगर मेंशन नहीं है ना तो ये मास बाय मास कंसेप्ट होता है। इसका मतलब ये है 5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी चाहिए। अब डेंसिटी इन्होंने दे नहीं रखी, तो डेंसिटी अगर नहीं दे रखी होती ना तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लेते हैं, और जब 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लोगे तो ये मास ही वॉल्यूम हो जाएगा, जितना मास है उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 ग्राम इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सर ग्राम क्यों लिखा आपने, ये तो मेंशन नहीं था बेटा। जब कुछ नहीं दे रखा होता तो कंसेप्ट को मास बाय मास माना जाता है। अब मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, है ना, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी नहीं दे रखी तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लोगे, या फिर जो मास होता है वही वॉल्यूम हो जाता है अगर डेंसिटी ना दे रखी हो तो ये लिख दिया हमने 5 ग्राम इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। C इज वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 5। मोलर मास कितना है भाई, यूरिया का मोलर मास होता है 60 इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम है 100, है ना। R इज गैस कांस्टेंट, वैल्यू दे रखी है 0.0821, ना भी दे रखी है तो याद रखना यही होती है, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो है, अगर वो अलग वाली है तो वो गिवन होगी। तो ये हो गया। और T टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई आपको, टेम्परेचर दे रखा है 300। इस सारे को सिंपल आउट करोगे 20.44 ATM आ जाएगा। सर ये ATM कहाँ से आया, यहाँ पर यूज हो रहा था, प्रेशर यूनिट ATM ही यूज हो रही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास है ये, इज आइसोटोनिक विद 2.5% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इन्होंने एक वर्ड यूज किया है आइसोटोनिक, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है। अब पहले वाला डाटा इसने क्या बोला है 6%, 6% यानी कि 6 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या फिर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये किसकी बात है, ग्लूकोज की। और अगला क्या दे रखा है 2.5 ग्राम इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये किसकी बात है, अननोन की। अननोन को मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो गया। अब क्या रहेगा भाई, C1 इज मोलैरिटी। फर्स्ट की मोलैरिटी कितनी होगी, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास, गिवन मास कितना है 6। मोलर मास कितना है, इसका तो 180 होता है, ग्लूकोज का तो 1000 बाय में 100। C2 सेकंड वाले की मोलैरिटी पे आ जाओ। वॉशिंग इज मास 2.5, मोलर मास मुझे नहीं पता, इंटू में 1000 इंटू में 100।
है ना। आर और टी दोनों के लिए कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है। ये तो नहीं ना एक सॉल्यूशन को ज्यादा गर्मी लग रही है, एक सॉल्यूशन को ज्यादा ठंडी लग रही है, तो दोनों सेम है। इवन ये भी सेम ही है, 1000 100 ये भी सेम ही है, ठीक है ना। तो आप सीधा क्या लिखोगे, आप सीधा यहां से क्या लिखोगे अगर लिखने गए तो, पाई 1 वाले केस में 6/180 और यहाँ पर 2.5/MB। मोलर मास मुझे सेकंड वाले का निकालना है, तो सेकंड वाले का मोलर मास निकालना, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 180/6, ये 30 पे चला जाएगा, है ना। 32 जा 60 एंड 0.5 है तो ये 75, और यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर। आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी। और आइसोटोनिक है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आर और टी दोनों के लिए सेम है ना, और दोनों का वॉल्यूम भी 100 था, 1000 भी सेम था, तो ये मैंने क्या लिख दिया 6/180 2.5/MB, और यहाँ से MB आ गया। अगले वाले पे आ जाओ, अ सॉल्यूशन containing 60 gram of a non-volatile solute in 250 gram of water freezes at this freezing point. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा TF इज T0F माइनस TF। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का ज्यादा होता है, T0F माइनस TF। या फिर डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से। इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। सॉरी बेटा, तो आ जाओ, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 270.67 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड मोलर मास निकालना है, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या दे रखा है। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करने जाओ तो क्या करोगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है मास ऑफ सोल्यूट 60, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250, TF कितना दे रखा है, TF 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 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 270.67, है ना। तो डेल्टा TF निकाल लोगे, डेल्टा TF का क्या करें भाई, T0F माइनस TF। T0F यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये डाटा केल्विन में लेके चल रहा है तो 273 केल्विन, माइनस TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 270.67, तो आ जाएगा 2.33 केल्विन। मैंने पहले बोला डिफरेंस चाहे सेल्सियस में केल्विन में हो इतना ही होता है। KF की वैल्यू कितनी रखी है 1.86, डेल्टा TF क्या हो जाएगा KF इंटू M, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। तो कर देते हैं, हमें निकालना क्या था वैसे, मोलर मास। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मोलर मास से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो बेटा MB को मैं तो ले जाऊंगा, है ना, MB को तो ले गए, ये हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000, और यहाँ पर डेल्टा TF WAG, MB को दे लेगा, बाकी सारा डाटा एक तरफ हो जाएगा। तो अगर तो KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, KF की वैल्यू दे रखी है ये रही 1.86, WB इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 60, ये रहा, इंटू में 1000, डेल्टा TF कितना है 2.33 एंड मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 250, सारे को सिंपल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 191.59 ग्राम पर मोल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ईशान पिछले साल एक बच्चा था ईशान, तो ऑफलाइन मेरे पास, ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास ये है, मस्ट बी एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। KF दे रखा आपको, तो भैया मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg या फिर 1000 ग्राम, है ना। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दे रखा है 62 ग्राम पर मोल, KF कितना दे रखा है 1.86, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे निकाला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन का ये कितना कह रहा है -2.8 डिग्री सेल्सियस, तो आ जाएगा 2.8 केल्विन या फिर 2.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है KF इंटू M, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। अब हमें सोल्व क्या करना है, क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि WB को लिए सोल्व करना है, WB को एक तरफ रख लो, बाकी सब ये क्या हो जाएगा डेल्टा TF इंटू MB या WAG बाई में KF 1000, वैल्यू पुट करो, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.8, MB मोलर मास कितना दे रखा है 62 इंटू में 1000 एंड KF इज 1.86, और ये 1000 से 1000 तो कट हो जाएगा। सर ये 1 kg को आपने ग्राम्स में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि बेटा हमने फॉर्मूला ग्राम्स वाला लिख रखा है, अगर आप इसको 1 kg रखना चाहते हो तो ये 1000 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको kg रखो तो ऊपर 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये यहीं से कट हो जाएगा और ये सारा सिंपल आउट होकर कितना आएगा 93.33 ग्राम आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सेम है,
टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो WB निकालना है अगेन हमें क्या क्या गिवन है, मोलर मास गिवन है 176, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, कितना गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट 75। डेल्टा TF कितना आ जाएगा, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला रहता है T0F माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो कि है 0। और ये क्या कर रहा है, यही फिर इसने बोला है लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन करना है। कितना लोअर डाउन करना है भाई, 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1.5 केल्विन लोअर डाउन करना है। KF दे रखा है, ये दे रखा है। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू M यानी मोलैरिटी। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से। हमें सोल्व क्या करना है, मास को सोल्व करना है, तो WB एक साइड रख लो, बाकी सारा फॉर्मूला एक साइड हो जाएगा, है ना। MB उधर चला जाएगा, WAG उधर चला जाएगा, KF अपोन में चला जाएगा, 1000 के अपोन में चला जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 1.5। MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट कहाँ गया, ये रहा 75। इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 5.077 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट 270। बिल्कुल डिट्टो तो करके आए हैं मेरे हिसाब से, करके आए हैं ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये देखो ना, ये 2024 में आया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये भी 2024 ही है क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस गिवन है। आपको एक डाटा दे रखा है, 2017 में आया था, अब 2027 में देने जा रहे हैं, मतलब 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा अलग टाइप का, दैट्स व्हाई मैंने इसको इंक्लूड किया है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि एक डाटा दे रखा है, दूसरा डाटा सोल्व करना है, जब भी कभी आएगा केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है पहले डाटा से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे और उसको पुट करोगे दूसरे डाटा में। चलो समझ में नहीं आई, दोबारा बनाता हूँ। अ 10% सॉल्यूशन, 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये लिखा है 10% सुक्रोज मींस 10 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी सुक्रोज है, सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342। मास ऑफ सोल्वेंट कितना आ जाएगा भैया, सोल्यूट का मास 10 ग्राम है, सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो सोल्वेंट का मास कितना आएगा यहाँ से 90 ग्राम। TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 269.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है इसने T0F कितना दे रखा है, T0F दे रखा है 273.15 केल्विन। अब देखो बेटा क्या है फॉर्मूला, क्या रहेगा डेल्टा TF का, T0F माइनस TF। T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दे रखा है 273.15, माइनस कर दोगे TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 269.15, दैट इज 4K। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहेगा, KF इंटू M। डेल्टा TF इज KF M यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से। मैंने क्या बोला, आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, तो आप KF को सोल्व करोगे, KF को एक तरफ रखोगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ है ना। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं KF को एक तरफ रख लेता हूं, मैंने KF को एक तरफ रख लिया, बाकी फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा TF इंटू में MB इंटू में WAG बाय में आएगा WB इंटू में 1000। अब ये सारी वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा TF कितना आया हमारे पास 4, WB कितना आया है, मास ऑफ सोल्यूट नहीं, इधर तो MB पुट करना है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना पुट करना है 342। मास ऑफ सोल्वेंट का मास ये रहा 90, WB मास ऑफ सोल्यूट है 10 इंटू 1000, तो यहाँ से KF आ जाएगा। क्लियर है बेटा, मैंने बोला ना कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो किस में है, डेल्टा TF में, डेल्टा T में भी BB में भी आया हुआ है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम कंसेप्ट आपका आया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सर आपको कैसे पता चला, ये देखा ना 10% ग्लूकोज और मेंशन नहीं होता तो मास बाय मास कंसेप्ट माना जाता है। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहता है, KF इंटू M। KF M यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से। KF की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर से सोल्व कर रखी है 12.3। WB इज मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 180 इंटू में 1000 बाय में मास ऑफ सोलवेंट का मास कितना है भाई 90। सर आपको कैसे पता 90 है भैया, 100 ग्राम सोल्यूशन है, 10 ग्राम सोल्यूट है, तो सोलवेंट कितना बचा 90 बचा तो यहाँ से आपका डेल्टा TF कितना आ गया 7.6। बट यहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाता, हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आ जाते हैं बेटा कई बार थोड़े से ना ट्रिकी से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और आ ही जाते हैं कि आया हुआ है। तो डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद भी एक फॉर्मूला होता है ना डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF।
तो आपको टी एफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसको तो ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ कितना है, टी नॉट एफ कितना दे रखा है 273.15 ये दे रखा है, ठीक है। और माइनस में डेल्टा टी एफ कितना आ गया 7.6, इसको सिंपल आउट करोगे तो आ जाएगा 266.55 केल्विन। ये सबसे थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेंट होफ फैक्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यार ये, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। वेंट होफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वेंट होफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और इसकी वजह से ना सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। जैसे डेल्टा टी एफ आपका क्या था, डेल्टा टी एफ आपका होता था के एफ इंटू एम, तो अभी क्या हो जाएगा वो आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी भी क्या था, के बी इंटू एम, है ना, तो अभी क्या हो जाएगा वो आई इंटू के बी इंटू एम। पाई इक्वल टू क्या था, सी इंटू आर इंटू टी, है ना, तो अभी क्या हो जाएगा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई लग जाएगा हर एक के सामने। जैसे आपके पास क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, तो अभी क्या हो जाएगा वो आई से मल्टीप्लाई होने लगेगा। और एक बात, कई बार हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आ जाता है, तो अगर कभी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। और अगर कभी भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आ जाए तो इसका फॉर्मूला रहेगा आई माइनस वन वन बाय एन माइनस वन। अगर आई की वैल्यू कभी भी मोर देन वन आ रही है, इट मीन्स वहां पर डिसोसिएशन हुई है। अगर आई की वैल्यू कभी भी लेस देन वन आ रही है, इट मीन्स वहां पर एसोसिएशन हुई है। और अगर आई की वैल्यू कभी भी वन आ रही है, इट मीन्स वहां पर नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन हुई है। ना तो वहां पर एसोसिएशन हुई और ना ही वहां पर बेटा डिसोसिएशन हुई है, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड whose molar mass is this। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है 66 टोर, अज्यूमिंग कंप्लीट डाइमराइजेशन। डाइमराइज का मतलब क्या होता है कि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, है ना। डाइमराइज का मतलब दो मोलिक्यूल दो पार्टिकल जुड़ के एक हो चुके हैं। तो आपको देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, ये तो सही तरीका है नहीं। सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले लिखो गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है भाई इस क्वेश्चन में। गिवन पे आ जाओ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर 61 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 61 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ से 122 ग्राम पर मोल। डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वाला कंसेप्ट है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ से, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो उसका मोलर मास बनेगा बेटा 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि P नोट ए दे रखा है आपको 66 टोर। तो अब लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, P नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी होता था, बट अब आई भी आ गया। P नोट ए आपको पता होगा, P नोट ए कितना है 66, आई की वैल्यू कितनी होगी 1/2। और ये एक्स बी का फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाई कराया था आपके लिए। एक्स बी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था भाई थोड़ी देर पहले, या फिर आपको पता होना चाहिए। एक्स बी को हम लोग क्या लिख के चलते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये एम ए बाई डब्ल्यू पुट करो। तो ये पी नोट ए कितना आ जाएगा 66 पी एस, और ये पी नोट ए 66, ये 1/2। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है 66, मोलर मास कितना है 122, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 78, और ये मास ऑफ सोल्वेंट कितना है 500। इस सारे को जब सिंप्लीफाई करोगे तो पीएस कितना आ जाएगा आपका 64.6 टोर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 वाज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, अज्यूमिंग MgBr2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। मोलर मास दे रखा है, केएफ दे रखा है। मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, हमेशा गिवन लिखते हैं पहले, है ना। तो आई क्या होगा MgBr2 है ना। अब आप ये देखो यार, MgBr2 कितने पार्टिकल्स में टूट सकता है ना। MgBr2 आपका टूट सकता है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 और ये 2 3। अब WB मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 10.5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये दे रखा है MB 184 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये रहा 250,
एंड के एफ कितना दे रखा है 1.86। अब बस फॉर्मूला डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू एम, बट आई फैक्टर आ जाएगा, है ना, आई इज वेंटो फैक्टर, और ये क्या बन जाएगा के एफ एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंग गन से। एक और बात, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके लिखो कि आपको सोल्व क्या करना है। अब आपको सोल्व क्या करना था यार, यहाँ से आपको सोल्व करना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी एफ ही निकालोगे। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई की वैल्यू है 3, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10.5, सॉरी के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10.5 इंटू में 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 184, और मास ऑफ सॉल्वेंट 250, तो ये आ गया 1.28 केल्विन। अब यहाँ से आप डेल्टा टी एफ निकालोगे, डेल्टा टी एफ कैसे आएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, सोलवेंट इज वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273, है ना। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.28, तो इन द एंड आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 271.72 केल्विन। अगला क्वेश्चन भी डिट्टो सेम है, कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आपको डेल्टा टी भी निकालना है, ठीक है, ये आपको खुद ही करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ है ना। आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 120 ग्राम, वाज डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 ग्राम। MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, MgSO4 को अगर तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा बेटा, ये ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, 10th क्लास का कंसेप्ट है। Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड Kb दे रखा आपको 0.52 केल्विन केजी पर मोल, तो उसको टीआर वाई कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर निकालना है आपको फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दिस। देखो वेंट होफ फैक्टर जनरली तो हम पुट करके चलते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट डिसोसिएशन बोल देता है तो आई की वैल्यू सीधी आ जाती है, बट अगर सीधी ना आए, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ऐसे केस में निकालना पड़ता है। अगला है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ इट्स कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। करते हैं भाई, K3FeCN6 को डिसोशिएट कर लो पहले तो सॉरी बेटा, सर एक वीडियो में इतनी बार खा जाते हो, अरे तभी तो वन शॉट नहीं आ रहा तुम्हारा, इतनी खांसी हो रही है भैया, तभी तो वन शॉट नहीं आ रहा। चलो भैया ट्राई करते हैं। K3FeCN6 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो किसमें टूटेगा ये 3K, और ये ना इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये नहीं टूटता, तो इस पे बाहर 3 पॉजिटिव आ गया, अंदर 3 नेगेटिव, तो आयंस कितने बने हैं, ये 3 आयन है और ये पूरा एक आयन है, टोटल आयंस कितने हैं 4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है I-1/n-1, आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, -1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है कितनी है 0.852, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कितने हैं भाई 4 है ना, तो 4 - 1 इज 3, ठीक है, यहाँ से I-1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये माइनस का 1 भी इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1 हो जाएगा, और ये I की वैल्यू आ जाएगी। अब I, ठीक है, I आ गया, वरना तो I आप सीधा 4 ही पुट कर लेते, अगर वो बोल देता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना देके वो एक वर्ड यूज करता कंप्लीट डिसोसिएशन, तो यहाँ पर I की वैल्यू आप सीधा 4 पुट करते, बट क्योंकि इसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दी है तो I की वैल्यू निकाल लोगे। तो डेल्टा टीबी इज I इंटू केबी इंटू एम, आई की वैल्यू कितनी है 3.556, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी दे रखी है भाई, दे रखी होगी कहीं ना कहीं तो बोल रहा होगा इसने 1 मोलर, ये रहा, ठीक है। तो I इज 3.556, केबी 0.52, मोलैलिटी इज 1, तो आ गया 1.85। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या होता है भाई बेटा, ये ऐसे रहता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे टी बी माइनस टी नोट बी, तो यहाँ से अगर मुझे टी बी का फॉर्मूला बनाना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनाना है, तो ये क्या रहेगा डेल्टा टी बी प्लस टी नोट, ठीक है। तो डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, डेल्टा टी बी ये रहा, और टी नोट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस कह लो, या 373 केल्विन कह लो, या फिर 373.15 केल्विन भी कहा जा सकता है, पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। सर ये तो बात आपने कभी करी नहीं, क्या था फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ऐसे केस में हमें आई की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे आपको आई की वैल्यू पता भी हो, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। 19.5 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 78, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 500 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, डेल्टा टीएफ। इसने बोला लोअर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्या बोला, डिफरेंस जो है डेल्टा टीएफ जो है चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो बराबर ही होता है। तो बेटा कितना है 1 केल्विन है। केएफ कितना दे रखा है, ये दे रखा है। अब फ्लोरोएसिटिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसे टूटेगा। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू केएफ इंटू एम। भैया मैंने क्या बोला, जब भी कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आ जाए तो हमेशा आई को सोल्व करोगे। तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, डेल्टा टीएफ बाय केएफ इंटू एम। मोलैलिटी का उल्टा करके फॉर्मूला लगेगा, उल्टा करके फॉर्मूला ये है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, बाकी सब सेम है। सारी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 1, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 78, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500, केएफ कितना दे रखा है, केएफ ये रहा और ये आ गया, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट 19.5। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है 1.0753। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओ, आई -1 बाय एन -1, ठीक है। अब सर आई की वैल्यू कितनी है जी, बताता हूँ। आई की वैल्यू कितनी है 1.0753, 1.075 लिख लो, -1 बाय में एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कितने पार्टिकल्स हुए हैं भाई, 1 और 1 2, 2 - 1 इज 1। 1.0753 में से जब 1 माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ जाएगी 0.0753 आ जाएगी। कई बार पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। परसेंट, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर आपको इसकी परसेंटेज बतानी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड का मोलर मास दे रखा है, इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। मैंने क्या बोला, एसोसिएशन डिसोसिएशन निकालना कभी भी आ जाए तो आई की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले इधर आ जाओ, बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। इस तरह से दिखाते हैं बेंजोइक एसिड को, ये और ये एसोसिएट होता है, जुड़ते हैं इसके पार्टिकल, तो ये है। इन्होंने एक वर्ड भी यूज किया होगा, डाइमर। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का जुड़ना। तो ये है बेंजोइक एसिड, इधर ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल से पूरा एक बन चुका है। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1/2। आई की वैल्यू 1/2 नहीं है, आई हमें निकालना है, आई हमें निकालना है। आप देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले 5 ग्राम यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 122। कितने में डिजोल्व है 35 ग्राम में। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, क्या बोला है इसने, बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाय, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कितना डेल्टा टीएफ कितना है 2.94 केल्विन। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या रहता है, आई इंटू केएफ इंटू एम। हमें आई निकालना पड़ेगा, आई के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। मैंने क्या बोला, पहले गिवन फिर फॉर्मूला और फिर जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला बनाओ। तो आई के लिए फॉर्मूला बना लिया। अब सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे जो भी आपको दे रखी है, सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आएगा 0.5128, ये दे रखा है। अब आप निकालोगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या फॉर्मूला होता है, आई -1 1/n-1। आई ये रहा, 1/n क्या हुआ है भाई 1/2 वैल्यू आई थी, तो इसको सिंपल आउट करोगे आएगा 0.9744। और अगर परसेंटेज में बात करोगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व्ड इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाए ना तो बड़ा इजी है। अब कंप्लीट है तो NaCl ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तो आई की वैल्यू सीधा 2। और अगर परसेंटेज पूछ ली जाती है तो 100% आती है इसमें, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या रहता है, आई इंटू केएफ इंटू एम। अगेन ये तरीका सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है मैंने तुम्हें बता दिया, इतने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बट तुम्हें एक बार भी फील नहीं हो रही है कि सर हमें आ गया है तरीका समझ में। आपको गिवन क्या क्या है, कैलकुलेट द मास, मास यानी कि डब्ल्यू भी हमें सोल्व करना है। मोलर मास दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, मोलर मास आपको 58.5 दे रखा है ग्राम पर मोल। टू बी डिसॉल्व्ड इन 37.2 ग्राम यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है भाई 37.2 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ दे रखा है 2 डिग्री सेल्सियस, आप इसको 2 केल्विन लिख सकते हो। अज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 और केएफ कितना है भाई 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है,
डेल्टा टी एफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम। आई इंटू के एफ मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन के साथ में आएगी, वॉशिंग टर्म से। हमें डब्ल्यू बी सोल्व करना है तो डब्ल्यू बी को एक साइड रख के बाकी सारा फॉर्मूला बना लेंगे, फिर सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे और डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा 1.17 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका मोलर मास है दिस इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये इसमें बेंटो फैक्टर का कोई यूज नहीं है क्योंकि ना एसोसिएशन वर्ड है ना डिसोसिएशन वर्ड है ना ये कोई सोल्ट दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों ने खुद करना है, आंसर मुझे बता देना है कि आंसर ये आएगा सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट, एसोसिएट हुआ है डिसोसिएट हुआ है। तो भैया जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ऐसा ऐसा तो हमेशा क्या रहता है, आप देखते हो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है भाई, ये 3.9 ग्राम है मास ऑफ सोल्यूट, 49 ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये दे रखा है, के एफ ये दे रखा है, डेल्टा टी एफ इसने बोला डिप्रेस कितना हो रहा है 1.62। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या रहता है आई इंटू के एफ इंटू एम। वेंट ऑफ फैक्टर मुझे निकालना है, ठीक है, तो आई को एक साइड रख लूंगा, बाकी सारे के लिए फॉर्मूला बना लूंगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0.50 आ जाएगी। अब मैंने बताया था अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 है इट मीन डिसोसिएशन, लेस देन 1 है एसोसिएशन और इक्वल टू 1 है नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। तो यहाँ पर वैल्यू जो है 0.50 है दैट इज लेस देन 1, तो यहाँ पर क्या हुई है एसोसिएशन हुई है भाई। क्लियर है। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग मुझे बता सकते हो। बहुत जल्द लेते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।